हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट और उसका टॉपिक है इम्परफेक्शन इन सॉलिड। इम्परफेक्शन सिंपली मींस डिफेक्ट्स इन सॉलिड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सॉलिड्स में पार्टिकल एक रेगुलर अरेंजमेंट में फिक्स रहते हैं और एक डेफिनेट अरेंजमेंट में फिक्स रहते हैं। और आप लोगों ने 11th क्लास में थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था और वहाँ पर वो स्टेटमेंट था थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज जीरो। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब क्या है कि -273 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हमारे पास कोई क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, मैं बोल रहा हूँ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, दैट मीन्स -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस पर उस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का जो एंट्रोपी है विच इज कंसीडर्ड एज जीरो। एंड नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी सिंपली मीन्स द डिग्री ऑफ रैंडमनेस। अगर डिग्री ऑफ रैंडमनेस जीरो है, इसका मतलब डिग्री ऑफ परफेक्टनेस कितनी है? इनफाइनाइट है, डेफिनेटली। तो जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है उस पर जो सॉलिड्स हैं वो परफेक्टली ऑर्डर्ड और परफेक्टली अरेंज रहते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए, टेम्परेचर 0 केल्विन से अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो डेफिनेटली जो सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, आयंस हैं, उनकी उसका हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब उनको हीट कर रहे हैं। जब हम लोग उनको हीट करेंगे तो वो अपनी ही पोजीशन पर वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे और हीट सप्लाई करेंगे तो वो अपनी पोजीशन को लेफ्ट भी कर सकते हैं, अपनी पोजीशन से मिस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि अगर हम किसी सॉलिड में इरेगुलरिटी करना चाहें तो हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं इरेगुलरिटी? बाई हीटिंग, और एक और तरीका है बाई बीटिंग। तो हम लोग किसी सॉलिड को हीट करके बीट करने का सिंपली मतलब है यहाँ पर मैकेनिकल प्रेशर प्रोवाइड करके। ठीक है, तो अगर हम सॉलिड को कंटिन्यूसली हीट करते हैं, उसको बीट करते हैं, देन डिफेक्ट अराइज इन सॉलिड्स। नाउ वी विल properly understand how does this imperfection arise in solids। तो देखिए आप लोगों के यहाँ जो सिलेबस में है, तो पहले मैं एक सिंपल से एक लेआउट बनाता हूँ, फिर हम लोग उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स या डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है सिंपली दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। नाम से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। हम लोग जानते हैं जब कोई सॉलिड फॉर्म होता है, क्रिस्टलाइज होता है, तो जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ईदर आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। एंड व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन दिस बॉन्ड गेट ब्रेक डाउन and the electron become free. These electron will absorb the energy and get excited into excited state, or after some time they will return back to their ground state. तो मतलब क्या है कि if the defect arise due to the electrons then it is termed as electronic defect, और that we will discuss in semiconductor portion। इसी चैप्टर में हम लोग इसको किस में डिस्कस करेंगे? सेमी कंडक्टर वाला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक यही है, उसमें डिस्कस करेंगे। नाउ कम टू दैट इज एटॉमिक डिफेक्ट। अब नाम से पता चल रहा है कि अगर हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं या बीट करते हैं तो वहाँ पर जो एटम्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट अराइज होगा। वो कैसे हो सकता है? या तो वो एटम अपनी पोजीशन को छोड़कर चला जाए, ठीक है, या उसकी जगह कोई और आ जाए, या उस क्रिस्टल सॉलिड में कोई फॉरेन पार्टिकल ऑक्यूपाई कर लिया जाए। ठीक है, तो एटॉमिक डिफेक्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट को पढ़ते हैं, जो सेमीकंडक्टर वाला पोर्शन है उसमें हम लोग पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एटॉमिक डिफेक्ट को अगेन हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। दैट इज फर्स्ट इज पॉइंट डिफेक्ट, फर्स्ट वन इज पॉइंट डिफेक्ट एंड सेकेंड वन इज लैटिस डिफेक्ट। अब इसको समझिए। देखिए अगर हम किसी सॉलिड को हीट या बीट करते हैं तो देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन और टू एटम, मिसिंग ऑफ वन और टू एटम, या द क्रिस्टल एब्जॉर्ब द वन और टू एक्स्ट्रा एटम इनटू इट्स क्रिस्टल।
अगर वहाँ पे एक एटम दो एटम का खेल चल रहा है तो पॉइंट डिफेक्ट। अगर किसी क्रिस्टल लैटिस में एक पूरा का पूरा प्लेन को मिस कर दिया जाए, अब जैसे हम लोग समझेंगे कि मान लीजिए ये हमारे पास सॉलिड है, ये सॉलिड है हमारे पास, और ये इसका जो है वाई एक्सेस और ये एक्स एक्सेस, तो इस एक्स वाई एक्सेस में जितने एटम्स आ रहे हैं उन सबको डिस्प्लेस कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, वो बनेगा लैटिस डिफेक्ट। या पूरी की पूरी एक एक्सिस को ही हटा दिया जाए तो बनेगा वो लैटिस डिफेक्ट। मतलब लैटिस डिफेक्ट एक लार्ज स्केल पर है और पॉइंट डिफेक्ट 1 और 2 एटम के लेवल पर है। अब आगे चल के हम इस पॉइंट डिफेक्ट को फर्दर क्लासीफाई करते हैं। हम लोग एक एक करके इन सबकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि व्हाट इज पॉइंट डिफेक्ट, इस तरह से। तो देखिए पॉइंट डिफेक्ट को हम लोग बेसिकली 3 भागों में बांट लेते हैं। फर्स्ट वन इज स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, stoichiometric defect. Second is non-stoichiometric defect, non-stoichiometric defect, and third one is impurity defect, impurity defect। एक एक करके हम लोग ये सारे डिस्कस करें। और हमारे यहाँ जो अभी बनता है टॉपिक दैट इज पॉइंट डिफेक्ट और उसके ये सब टाइप्स, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स और इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इनको हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब देख लीजिए, एटॉमिक डिफेक्ट अराइजेज ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट और मिसिंग ऑफ एटम्स। इट इज अगेन ऑफ 2 टाइप पॉइंट डिफेक्ट, इट इन्वॉल्व्स 1 और 2 एटम्स, इट इन्वॉल्व्स द होल एक्सिस और होल प्लेन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स के। सबसे पहले जो हमने लिखा है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दैट इज A.1, सॉरी ए स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब इसको समझिए, व्हाट इज दिस स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। देखिए आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था स्टोइकियोमेट्री ऑफ ए रिएक्शन। वो क्या था कि वेन एवर वी राइट ए इक्वेशन देन इट शुड बी बैलेंस्ड। हम किसी इक्वेशन को जब लिख रहे हैं केमिकल रिएक्शन को, देन इट शुड बी बैलेंस्ड इन ऑर्डर टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जिस भी कोफिशिएंट का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज नोन एज द स्टोइकियोमेट्री ऑफ दैट रिएक्शन। ऐसे ही क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स में भी स्टोइकियोमेट्री है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने लिखा है NaCl, तो इसका मतलब क्या है कि सोडियम और क्लोरीन के नंबर का जो रेशियो है दैट इज 1:1। तो जो मैंने यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है सोडियम क्लोराइड का, वो 1:1 का रेशियो शो कर रहा है। और जब हम लोग एक्सरे स्टडी से इसकी क्रिस्टल फॉर्मूला स्टडी करते हैं तब भी वहाँ 1:1 का रेशियो ही आता है। दैट मीन्स जो थियोरेटिकल हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख रहे हैं और जो प्रैक्टिकली एक्सरे स्टडी से जो क्रिस्टल फार्मूला की स्टडी कर रहे हैं, इन दोनों में कॉरस्पॉन्डेंस है, दोनों में सिमिलरिटी है। और अगर कोई एक ऐसा सॉलिड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो अलग है, जैसे एक कंपाउंड है FeO, ठीक है, आयरन ऑक्साइड, हमने लिखा है इसको लाइक दिस, 1:1 का रेशियो है आयरन और ऑक्सीजन में। लेकिन जब एक्सरे स्टडी करते हैं तो ये फॉर्मूला होता है Fe0.93 और ऑक्सीजन। तो दिस इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स, और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स को ही बर्थोलाइड कंपाउंड्स कहते हैं, दैट वी विल डिस्कस लेटर। तो अभी हम लोग चलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि द डिफेक्ट विच अराइजेस इन स्टोइकियोमेट्रिक सॉलिड्स। And now what do you mean by stoichiometric solid? The solid in which molecular formula have similarity with its crystal formula, या the molecular formula is just similar to that of its crystal formula। ठीक है, तो stoichiometric defect में definition नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि the defect which arises in stoichiometric solids are termed as stoichiometric defect। अब ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स को हम लोग फर्दर अपनी सुविधा के लिए 2 कैटेगरी में बांट देते हैं। पहला है इन नॉन आयनिक कंपाउंड और दूसरा है इन आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, हम लोग अपनी सुविधा के लिए। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में A.1 में पढ़ता हूं इन
नॉन आयनिक सॉलिड। अब आप लोग आइडिया लगाइए, नॉन आयनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? नॉन आयनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस तो नहीं होंगे, वो या तो एटम हो सकते हैं या मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक है। तो नॉन आयनिक सॉलिड्स में स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये अगेन टू टाइप के हैं। ये है वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, और दूसरा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। अब इसको हम लोग समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। नॉन आयनिक सॉलिड्स में स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आर ऑफ टू टाइप, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट को समझिए, मान लिए मेरे पास ये एक क्रिस्टल लैटिस है, देखिए, इन दिस क्रिस्टल लैटिस द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर न्यूट्रल एटम्स, ए बी अल्टरनेट पोजीशंस पर ए और बी अरेंज है यहाँ पर, ठीक है। जब हम लोग इस क्रिस्टल लैटिस को हीट करेंगे देन वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम गेट मिस्ड फ्रॉम देयर ओरिजिनल साइट, वो अपनी साइट को छोड़कर चला जाएगा। मान लीजिए मैंने इस क्रिस्टल लैटिस को हीट किया, देन मान लीजिए कि ये ए एटम अपनी पोजीशन को छोड़कर चला गया, तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो गई? यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो गई, ठीक। तो जब हमने किसी नॉन आयनिक स्टोइकियोमेट्रिक नॉन आयनिक सॉलिड को हीट किया, देन वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स गेट लेफ्ट फ्रॉम देयर ओरिजिनल साइट, देन वैकेंसी डिफेक्ट अराइज। तो यहाँ पर क्या इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे वैकेंसी डिफेक्ट के? तो वैकेंसी डिफेक्ट के कॉन्सिक्वेंस ये होंगे कि रैंडमनेस बढ़ जाएगी। हम लोग अगर किसी भी सॉलिड में कोई भी चेंज करते हैं तो एंट्रोपी विल इंक्रीज, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एंट्रोपी विल इंक्रीज। सबसे पहला तो ये इफेक्ट हो गया। दूसरा, डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? डेंसिटी विल डिक्रीज, डेंसिटी विल डिक्रीज, क्योंकि देखो वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा और नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे तो मास कम होगा, तो डेफिनेटली डेंसिटी विल डिक्रीज। अब हम लोग आ जाते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पर। ये क्या कहता है? पहले तो बता दूं व्हाट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखिए, ये जो बीच में स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस या वॉइड कहते हैं। व्हेन इन ए क्रिस्टल लैटिस एंड इन दिस क्रिस्टल लैटिस द इंटरस्टिशियल साइट is occupied by a foreign atom that is called C। तो यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई किया गया है किसी फॉरेन पार्टिकल के द्वारा, तो डेफिनेटली यहाँ पर एंट्रोपी तो इंक्रीज होगी ही होगी, एंट्रोपी इंक्रीज एंड डेंसिटी इंक्रीज। तो ये था स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में नॉन आयनिक सॉलिड, और उसके थे दो टाइप। अब हम लोग आएंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। तो जैसे नॉन आयनिक सॉलिड में हमने पढ़ा था वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, आयनिक सॉलिड्स में हम लोग पढ़ते हैं शॉटकी डिफेक्ट। शॉटकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन बनता है ये। और दूसरा है फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। अब एक पॉइंट देखिए यहाँ पर कि आयनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? आयंस होंगे, मतलब कैटाइंस और एनाइंस। तो देखिए, मैं एक क्रिस्टल लैटिस यहाँ बनाता हूँ, ये मेरे पास एक क्रिस्टल लैटिस है, अल्टरनेट कैटाइंस एंड एनाइंस यहाँ पर हैं इस तरह से। तो यहाँ क्या होगा देखिए, शॉटकी डिफेक्ट में व्हेन दिस आयनिक सॉलिड गेट हीटेड और अंडर मैकेनिकल प्रेशर, then equal number of cation and anion get missed, ये अपनी जगह को छोड़कर चले जाते हैं। इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन और एनाइन का मतलब क्या है? देखिए, मान लीजिए एक कैटाइन यहाँ से गया, एक कैटाइन यहाँ से गया, तो इस पूरे क्रिस्टल लैटिस में पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, मतलब हम कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज बढ़ गया।
तो उससे तो आयनिक सॉलिड की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्ट्रॉय हो गई। हम लोग जानते हैं जितने भी कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज निकल गया यहाँ से तो नेगेटिवली चार्ज हो गया ये कंपाउंड। अब पॉजिटिव चार्ज कम होने का मतलब है कि नेगेटिव चार्ज बढ़ गया उसके ऊपर। तो इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए इसके पीछे पीछे एनाइन भी निकल जाता है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एज इट इज़ रही। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिमेन सेम। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिमेन सेम। और आप एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो गई है। वैकेंसी क्रिएट हो गई है ड्यू टू द मिसिंग ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। तो यहाँ पर डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी डिक्रीज, डेंसिटी डिक्रीज एंड एंट्रोपी इंक्रीज। एंट्रोपी तो कोई भी डिफेक्ट हो हमेशा इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज। नाउ कम टू दिस फ्रैंकल डिफेक्ट। देखिए यह है मेरे पास कोई आयनिक सॉलिड, अल्टरनेटिवली कैटाइन एनाइन, इस तरह से हम लोग अरेंज करते हैं, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट में व्हेन आयनिक सॉलिड इज हीटेड देन स्मॉलर साइज्ड आयन। अब आप लोग जानते हैं कि कैटाइन और एनाइन में छोटा साइज किसका है? कैटाइन का। तो दिस स्मॉलर साइज्ड कैटाइन लेफ्ट देयर ओरिजिनल प्लेस एंड ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल स्पेस। इस तरह से हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट में जब सॉलिड्स को हीट करते हैं तो कैटाइन अपनी ओरिजिनल साइट को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट में ऑक्यूपाई हो जाता है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि कैटाइन ऑक्यूपाई द वॉइड और वी कैन से इंटरस्टिशियल साइट। अच्छा, कैटाइन उसी सॉलिड उसी क्रिस्टल में से निकला है और क्रिस्टल में ही है अभी, इसका मतलब डेंसिटी रिमेन सेम, डेंसिटी रिमेन सेम। यहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज हो रही है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिमेन सेम, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सेम एंड एंट्रोपी इंक्रीज। एंट्रोपी तो हमेशा इंक्रीज होती है, ठीक है। अब एक चीज़ देखें यहाँ पर कि दोनों में ये किस कंपाउंड में होंगे और ये किस तरह के कंपाउंड में होंगे। ये भी आयनिक कंपाउंड में है, ये भी आयनिक कंपाउंड में है, लेकिन कैटाइन निकला है उसके जस्ट पीछे एनाइन निकला है। इसका मतलब साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन शुड बी सेम, ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। यहाँ पर स्मॉलर साइज्ड कैटाइन निकला है, इसका मतलब एनाइन बढ़ा रहा होगा तभी तो कैटाइन छोटा बना है उसके सामने। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट वो ये कि साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन आर ऑलमोस्ट सेम, साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन आर डिफरेंट। यहाँ पर कैटाइन और एनाइन का जो साइज है वो डिफरेंट है, जबकि यहाँ पर साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन सेम है। यहाँ पर उस कंपाउंड में, उस आयनिक कंपाउंड में शॉर्टकी डिफेक्ट होता है जहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होते हैं। ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ दे ऑल आर द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। आप लोग अच्छे से नोट्स में इसको लिखेंगे, ठीक है। ये साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन आर सेम, कैटाइन एंड एनाइन आर सेम, और उन सॉलिड में होगा जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। ये उन कंपाउंड में होगा जहाँ पे साइज ऑफ कैटाइन और एनाइन में डिफरेंस है और जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है। अब समझ लीजिए एग्जाम्पल, देखो ये होता है NaCl में, KCl में, सीजियम क्लोराइड में, AgCl में और AgBr में। ये किस में होगा? ये होगा ZnS में और AgBr में। अब एक चीज़ देख रहे हैं आप लोग, AgBr में शॉर्टकी डिफेक्ट भी है और AgBr में फ्रैंकल डिफेक्ट भी है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूछा जाता है कि विच सॉलिड कैन शो बोथ टाइप ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो सिल्वर ब्रोमाइड इज द ओनली सॉलिड विच कैन शो बोथ शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया आयनिक सॉलिड्स में शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। अब हम लोग पढ़ते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टूडेंट्स, अब है हमारे पास नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। द डिफेक्ट विच अराइजेज इन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक सॉलिड आर कॉल्ड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट,
और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक सॉलिड्स क्या होते हैं, जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला और क्रिस्टल फार्मूला एक दूसरे के सिमिलर नहीं होते हैं। चलिए, तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में हम लोग 3 टाइप पढ़ते हैं। पहला है मेटल एक्सेस ड्यू टू एनाइन वैकेंसी। मेटल एक्सेस ड्यू टू एनाइन वैकेंसी, ये क्या है इसको समझिए। देखिए, किसी सॉलिड में मेटल है इसका, और मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, तो मेटल कैसा है, कैटाइन। और जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, तो वो क्या है, एनाइन। तो अगर किसी सॉलिड में मेटल की एक्सेस है, मेटल की एक्सेस को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि नॉन मेटल कम हो गया है। मेटल ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, या तो नॉन मेटल को कम कर दो या मेटल को ही बढ़ा दो। तो मेटल एक्सेस हमने पहली कैटेगरी जो पढ़नी है, दैट इज एनाइन वैकेंसी। हम लोग मेटल को कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग एनाइन को कम कर रहे हैं। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो ये है कि व्हेन NaCl इज हीटेड, NaCl is heated in presence of sodium vapors. NaCl is heated in presence of sodium vapors. मान लीजिए आपके पास ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, सोडियम क्लोराइड का ये क्रिस्टल है इस तरह से। तो अल्टरनेट पोजीशन पर Na+Cl-, 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 इस तरह से जोड़ दिए, और मैं इसको हीट कर रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स। NaCl को हीट किया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर, हमने हीट किया है इसको। तो जब हम लोग हीट करेंगे तो डेफिनेटली सोडियम विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड विल फॉर्म सोडियम कैटायन, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। जब हम लोग सोडियम वेपर की प्रेजेंस में सोडियम क्लोराइड को हीट करते हैं तो यहाँ से वन ऑफ द क्लोराइड आयन लेफ्ट द ओरिजिनल साइड एंड कंबाइंड विद दिस Na+ आयन, और ये NaCl बन के इसी के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। हमारे पास सॉलिड है सोडियम क्लोराइड का और उसके ऊपर सोडियम की वेपर है, तो सोडियम क्लोराइड में से क्लोराइड निकलेगा और वो वेपर के जो सोडियम कैटायन बने हैं उसके साथ रिएक्शन कर लेगा। अब जैसे ही यहाँ से क्लोराइड जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव की कमी हो गई, मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिसबैलेंस हो गई। उसको मेंटेन करने के लिए क्या होगा, अब यहाँ से क्लोराइड जब चला गया तो ये वैकेंसी क्रिएट हो गई। इस वैकेंसी को, इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसकी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा, और इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फार्म सेंटर, या इसको बोलते हैं F सेंटर। एक्चुअली में ये जो फार्म है ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कलर। अब समझ लीजिए कि ये जो सोडियम क्लोराइड है या कोई भी हैलाइड्स, एल्कली मेटल हैलाइड है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है या लिथियम क्लोराइड है, तो ये जो है इनके अलग अलग कलर आते हैं। तो वो कलर किसकी वजह से हैं, F सेंटर की वजह से या F इलेक्ट्रॉन की वजह से हैं। तो देखिए सोडियम क्लोराइड वाइट कलर का, अगर मैं यहीं पे बात करूं पोटेशियम आयोडाइड ये वॉयलेट कलर का, अगर मैं बात करूं लिथियम क्लोराइड तो ये है पिंक कलर का, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर, वन ऑफ द क्लोराइड आइन लेफ्ट देयर ओरिजिनल साइट combined with the sodium cation in vapor form and form NaCl which get deposited over its surface. The vacancy is created. To maintain electrical neutrality, the electron occupy that vacancy. This electron is known as Farb center या F center, and this electron is responsible for color formation in alkali metal halides. तो ये था metal axis due to anion vacancy. अब इसी में केस बन सकता है कि मेटल एक्सेस ड्यू टू एक्स्ट्रा मेटल कैटायन, हम लोग मेटल को बढ़ा रहे हैं और वो भी मेटल की एक्स्ट्रा डोज देगा। मेटल एक्सेस ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन, इंटरस्टिशियल कैटायन। देखिए मेरे पास कोई मेटल है, लाइक मेरे पास है जिंक ऑक्साइड, मेरे पास जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है,
ये जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है। अल्टरनेट पोजीशन पर जिंक आयन और ऑक्साइड आयन है, ये ऑक्साइड आयन इस तरह से। When this zinc oxide is heated, then what will happen? देखिए zinc oxide will lose Zn plus 2 and this half of O2 and 2 electron, ठीक है। तो this zinc, when this zinc oxide is heated in the presence of zinc oxide itself, then this zinc ion get the position of interstitial site। ये एक्स्ट्रा जो जिंक है वो इसकी इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिसबैलेंस, उसको मेंटेन करने के लिए ये दो इलेक्ट्रॉन इसकी दूसरी इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमेशा क्या है? बैलेंस है। और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बढ़ और जाएगी क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और मिल गए इसको, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वजह से जिंक ऑक्साइड का कैसा कलर बन जाता है? येलो कलर। येलो कलर ड्यू टू द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस मेटेलिक क्रिस्टल, ठीक है। तो ये था नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में टू सेकेंड टाइप। नाउ कम टू द थर्ड टाइप, दैट इज मेटल डेफिशिएंसी। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब हमको क्या करना है कि मेटल की कमी हो गई है। जब हम किसी मेटेलिक क्रिस्टल को हीट कर रहे हैं तो मेटल गेट डिस्प्लेस्ड, मेटल गेट डिक्रीज्ड। उसको समझिए। मान लीजिए हमारे पास निकल ऑक्साइड का क्रिस्टल है, निकल ऑक्साइड। तो देखिए ऑक्सीजन -2। व्हेन दिस निकल ऑक्साइड इज हीटेड, तब क्या होगा कि वन ऑफ द निकल आयन लेफ्ट देयर ओरिजिनल साइट। इसमें से एक निकल आयन जो है कैटाइन, वो अपनी ओरिजिनल प्लेस को छोड़ देगा। तो इस क्रिस्टल लैटिस में दो पॉजिटिव चार्ज की कमी हो गई। तो उस पॉजिटिव चार्ज की कमी को पूरा करने के लिए जो बाकी के निकल आयंस हैं वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इम्प्रूव कर लेते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे ये निकल +2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? निकल +3 में। और ये निकल +2 कन्वर्ट हो जाएगा निकल +3 में। दो चार्ज कम हुआ था पॉजिटिव में और दो चार्ज ही बढ़ गया। ऐसे बहुत सारे निकल होंगे इसमें से। तो इस ऐसे, और इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आएगा ऑक्साइड आयन, फिर आएगा निकल आयन, ऐसे ही यहाँ पर निकल +2 और यहाँ पर ऑक्सीजन -2। इस तरह से ये क्रिस्टल होगा। तो इस क्रिस्टल में से निकल +2 जब निकल कर गए तो बाकी के जो निकल थे उनमें से दो निकल ने, हमने जितना पॉजिटिव चार्ज कम किया है उसी के रिलेशन में बाकी के जो निकल +2 आयन है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इम्प्रूव कर लेंगे। जैसे यहाँ पर दो चार्ज कम हुआ तो इस निकल ने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा ली बाई +1 और इस निकल ने बढ़ा ली। बाकी के निकल +2 को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब इस मेटेलिक क्रिस्टल में दो प्रकार के कैटायन हैं। एक कैटायन तो है जिसमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और एक कैटायन है जिसमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो इस तरह का डिफेक्ट उन मेटेलिक क्रिस्टल्स में होगा जहां पर मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, ठीक है। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में 3 टाइप हैं। तीसरा था मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में किस तरह के सॉलिड में होगा ये? जिनमें मेटल की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बन सकती है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अच्छा, इस पर एक क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में। उस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर डिस्कसिंग इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, दिस डिफेक्ट अराइजेज ड्यू टू द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी इन ए प्योर क्रिस्टल। हमारे पास कोई सॉलिड है और उस सॉलिड में केवल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो हम लोग बोलेंगे दिस इज प्योर सॉलिड। तो द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू ए सॉलिड इज नोन एज डोपिंग। और हम उस सॉलिड को अब लोग सॉलिड सॉल्यूशन बोल सकते हैं। जैसे हम लोग एलॉय पढ़ते हैं। एलॉय में क्या है कि जैसे कॉपर है मेरे पास, उसमें जिंक मिला दिया तो कॉपर और जिंक का एलॉय बन गया। और एलॉय क्या है? एक होमोजीनस मिक्सचर है, मतलब एक सॉलिड सॉल्यूशन है। तो किसी सॉलिड में बाहर से इम्प्योरिटी ऐड कर दी जाती है तो वो सॉलिड सॉल्यूशन का नाम हम उसको दे सकते हैं। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट बेसिकली हम लोग दो कंपाउंड्स में पढ़ते हैं कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड जिसमें कार्बन और सिलिकॉन को हम लोग पढ़ते हैं।
तो ये तो आएगा सेमीकंडक्टर में, हम लोग डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में सेमीकंडक्टर, ठीक है। और फिर बनता है इन आयनिक सॉलिड। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट हम लोग जो अभी डिस्कस करने वाले वो है इन आयनिक सॉलिड। कैसे होता है देखिए, मान लीजिए आपके पास सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, सपोज यू हैव सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल and if you add strontium chloride from outside, then this strontium chloride becomes impurity to this ionic crystal। तो होगा क्या देखिए कि size of sodium cation and strontium are almost same, तभी हो पाएगा ये when the size of impurity cation is almost same to that of the metallic cation, then this doping phenomena will take place। तो होगा क्या यहाँ पर कि one of the sodium ion is get displaced, एक सोडियम आयन यहाँ से क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो और उस सोडियम आयन की जगह कौन आ जाएगा यहाँ, स्ट्रोंशियम +2। अब देखिए क्या इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है, नहीं है। सोडियम के ऊपर था +1 और स्ट्रोंशियम के ऊपर है +2, तो इसका मतलब एक प्लस चार्ज ज़्यादा आ रहा है। तो फिर क्या होगा कि एक सोडियम आयन और यहाँ से हट जाएगा, ये एक वैकेंसी क्रिएट कर देगा और इसको बोलेंगे हम लोग कैटायन वैकेंसी। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमने जितनी इम्प्योरिटी ऐड की है उतनी ही कैटायन वैकेंसी क्रिएट हो गई है। भाई स्ट्रोंशियम +2 इस पोजीशन को लेगा, सोडियम की पोजीशन को, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज था, स्ट्रोंशियम के ऊपर +2 चार्ज है। इन ऑर्डर टू बैलेंस द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वन मोर सोडियम हैज़ टू बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर ओरिजिनल साइट। तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इस एग्जाम्पल के लिए, क्या बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी एडेड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ कैटायन वैकेंसी। मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ इम्प्योरिटी एडेड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी। एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दे रखा है कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज डोप्ड विद 10⁻³ मोल% ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड। क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, कि इफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज डोप्ड विद 10⁻³ मोल% ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड, देन व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी। तो आप लोग देखिए, मैंने यहाँ बताया आपको कि अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी एडेड कितना है, 10⁻³ मोल। मोल का मतलब कितना हो गया, 6.022 इंटू 10⁻23 % है, इसका मतलब अपॉन 100। ये होगा कैटायन वैकेंसी के बराबर। हमने यहाँ पढ़ा है अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी एडेड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ कैटायन वैकेंसी क्रिएटेड। तो इसको सॉल्व कर लीजिए बस। तो ये बन जाएगा 10⁻⁻5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 और फाइनली बन जाएगा 6.022 इंटू 10⁻17। दिस इज द नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी। तो ये था इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड या आयनिक कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड को हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर में, जो कि इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग देखेंगे उसको। अब देखिए एनसीईआरटी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है रिगार्डिंग दिस FeO। कंपोजिशन ऑफ ए सैंपल ऑफ वूसाइट इज Fe0.93O। What percentage of iron is present in the form of Fe3। अब एक चीज़ आप लोग ये जान लीजिए कि Fe की दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, Fe+2 और Fe+3। और यहाँ हम लोग ये देख पा रहे हैं कि Fe0.93 और ऑक्सीजन, मतलब Fe का नंबर जो है वो डिक्रीज्ड है, क्योंकि ऑक्सीजन का रेशियो यहाँ पे 1 है, Fe का भी 1 होना चाहिए था, लेकिन Fe का कम आ रहा है। इसका मतलब दिस इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल की डेफिशिएंसी हुई है यहाँ। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए बाकी के जो Fe एटम होंगे उन्होंने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा दिया होगा। आप समझिए, मैं ऐसे मानता हूँ कि लेट द नंबर ऑफ Fe+2 आयन इज इक्वल टू x। सो नंबर ऑफ Fe+3 आयन कितने होंगे, 0.93 माइनस x। ठीक है, क्योंकि यहां पर दो तरह के कैटायन प्रेजेंट है, Fe+2 और Fe+3। और इन पर क्या क्या चार्ज प्रेजेंट है, देखो टोटल चार्ज
टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन Fe+2, कितना चार्ज प्रेजेंट होगा, देखो एक पर कितना प्रेजेंट है +2 और Fe+2 का नंबर कितना है x, तो टोटल चार्ज कितना हो गया +2x। ऐसे ही टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन Fe+3, तो Fe का टोटल नंबर कितना है 0.93 माइनस x और एक Fe पे कितना चार्ज है +3, तो ये हो गया टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन Fe+2 और ये टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन Fe+3। और जो टोटल चार्ज प्रेजेंट है वो होगा Fe 0.93 के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है और यहाँ पर कितना होना चाहिए +2, +2x प्लस 0.93 माइनस x इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2x प्लस इसका मल्टीप्लाई करते हैं इधर -3x बराबर 2, तो देखिए ये आ जाएगा -x प्लस 2.79 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2.79 माइनस 2, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा लगभग 0.79। तो आपके पास x का नंबर आ गया, Fe+2 आ गया, नंबर ऑफ Fe+2 दैट इज 0.79। तो नंबर ऑफ Fe+3 कितना होगा, नंबर ऑफ Fe+3 0.93 माइनस 0.79, इसको सॉल्व कर लीजिए, दैट इज 0.14। अब हमको निकालना है परसेंटेज ऑफ Fe+3, तो परसेंटेज ऑफ Fe3 कैसे निकालेंगे, 0.14 डिवाइडेड बाई 0.93 मल्टीप्लाइड बाई 100, दिस इज द नंबर ऑफ Fe+3 एंड दिस इज द टोटल नंबर ऑफ Fe कैटाइन। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास परसेंटेज ऑफ आयरन 3+ आयन आ जाएगी। ये था इम्परफेक्शन इन सॉलिड। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, आप लोग पढ़िए अच्छे से और रिवीजन करिए अच्छे से, नोट्स बनाइए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।